Assalamu alaikum. I'm Muksam Mansoor. Today I'm going to explain paper chromatography in detail. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पेपर क्रोमेटोग्राफी बेसिकली पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एग्जांपल है। मतलब कि जो इसमें हम स्टेशनरी फेज़ लेते हैं वो लिक्विड का होता है और इसके अंदर वो सब्सटेंस जिसको हमने सेपरेट करवाना होता है, यानी कि जो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर हैं वो अपने आप को स्टेशनरी फेज़ पे भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और मोबाइल फेज़ पे भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट इज़ फेजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। दो फेजेस हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के, एक स्टेशनरी फेज़ होता है और एक मोबाइल फेज़ होता है। अब देख लेते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज़ क्या होता है। अब जैसे नाम से ज़ाहिर है पेपर, यानी कि हम फ़िल्टर पेपर का यूज़ कर रहे होते हैं जिसको हम वाटरमैन फ़िल्टर पेपर भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर इसलिए ये कहते हैं कि हम स्टेशनरी फेज़ लिक्विड ले रहे हैं क्योंकि फ़िल्टर पेपर के अंदर पानी एब्ज़ॉर्ब हुआ हुआ होता है या कोई भी लिक्विड जो है वो एब्ज़ॉर्ब हुआ हुआ होता है। अब ये जो लिक्विड है हमारे मोबाइल फेज़ के साथ इमिसिबल होता है, यानी कि उसके साथ डिज़ोल्व नहीं करता। यानी कि मोबाइल फेज़ क्या होता है, वो सॉल्वेंट होता है जो आप क्रोमेटोग्राफिक टैंक में लेते हैं और वो फिर कैपिलरी एक्शन के थ्रू फ़िल्टर पेपर के ऊपर मूव करता है और साथ में सॉल्यूट को, यानी कि जो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर है उसको अपने साथ लेकर ऊपर चला जाता है। नेक्स्ट इज़ मोबाइल फेज़। मोबाइल फेज़ यूजुअली हम ऑर्गेनिक लिक्विड ले रहे होते हैं, जैसे कि हम एसीटोन ले सकते हैं, इथाइल अल्कोहल ले सकते हैं, बेंजीन ले सकते हैं वगैरह। और मोबाइल फेज़ मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मोबाइल फेज़ हम क्रोमेटोग्राफिक टैंक में ले रहे होते हैं। बेसिकली जो सॉल्वेंट होता है वही मोबाइल फेज़ होता है जो फिल्टर पेपर के ऊपर मूव करता है और अपने साथ डिफरेंट सब्सटेंसेस को लेकर जाता है। नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन मोशन ऑफ मोबाइल फेज़, यानी कि सॉल्वेंट किस तरह से मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसकी बेसिस में हमने इस बुक में 3 तरह की टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी देखी हैं। नंबर 1 इज़ डिसेंडिंग। डिसेंडिंग में जो सॉल्वेंट है, यानी कि जो आपका मोबाइल फेस है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। जैसे डिसेंट से आपको जाहिर है कि कोई चीज़ कम होती है, यानी कि वो टॉप पे हम सॉल्वेंट होल्डर में सॉल्वेंट ले लेते हैं और सॉल्वेंट जो है वहाँ से ऊपर की तरफ से नीचे आता है। असेंडिंग जो हम मोस्ट कॉमनली डिटेल में पढ़ेंगे इस बुक के अंदर, यानी कि जो आपका सॉल्वेंट है वो हम नीचे क्रोमेटोग्राफिक टैंक में लेते हैं और वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर मूव करता है। थर्ड इज़ रेडियल और सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी। इसमें हम सॉल्वेंट को पैट्री डिश में ले रहे होते हैं और जो हमारा फिल्टर पेपर है वो हम राउंड शेप में कट करते हैं और सॉल्वेंट जो है रेडियल यानी कि सर्कुलर डायरेक्शन में फ़्लो करता है। अब क्रोमेटोग्राफी का एक असूल है, प्रिंसिपल है, जिसके तहत हम क्रोमेटोग्राफिक जो टेक्निक है उसको हम परफॉर्म करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर है वो उसकी अपनी अपनी रिलेटिव अफिनिटीज़ होती हैं जिसकी बेसिस पे वो ख़ुद को स्टेशनरी फेज़ पर और मोबाइल फेज़ पर डिस्ट्रीब्यूट करता है। और रिलेटिव अफिनिटीज़ जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट यानी कि के पे डिपेंड करती हैं। तो क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल के है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है। जिन कंपोनेंट्स की के वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि वो मोबाइल फेज़ में ख़ुद को ज़्यादा डिज़ोल्व करती हैं और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं स्टेशनरी फेज़ के ऊपर। जिन कंपोनेंट्स की के वैल्यू कम होती है इसका मतलब ये है कि वो मोबाइल फेज़ में ख़ुद को ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं करती हैं और स्टेशनरी फेज़ पर ख़ुद को इतना भी उसका डिस्टेंस है वो ट्रैवल नहीं करता है। असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, हमने इसी को डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले हम क्रोमेटोग्राफिक टैंक में एक सॉल्वेंट लेते हैं, यानी मोबाइल फेस को लेते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं। या तो हम एक सूटेबल यानी कि एक सिंगल सॉल्वेंट भी ले सकते हैं। अगर वो सूटेबल नहीं है, सेपरेशन अच्छे से नहीं करवा रहा है, देन हम मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट हम जो क्रोमेटोग्राफिक टैंक है उसको लिड की मदद से कवर कर देते हैं ताकि जो सॉल्वेंट का मिक्सचर है वो होमोजेनाइज हो जाए और बाहर से कोई भी इम्प्योरिटीज़ प्रोसेस को कंटामिनेट ना करे।
आफ्टर दैट वॉट्समैन फ़िल्टर पेपर को कट किया जाता है। अबाउट 20 सेंटीमीटर स्ट्रिप आपको चाहिए होती है, उसको आप मार्क करते हैं। मार्क करने से मुराद ये है कि पेंसिल की मदद से आप 2.5 सेंटीमीटर एजिस से अबव एक बेस लाइन ड्रॉ करते हैं और पेंसिल से उस बेस लाइन पे एक डॉट लगा देते हैं। अब ये डॉट हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो हम कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर है जिसको हमने सेपरेट करवाना है वो उसी के ऊपर हम ड्रॉप डाउन करें। फिर आपने एक सूटेबल क्वांटिटी में जो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर है जिसको आपने सेपरेट करवाना है उसको आपने ड्रॉप डाउन कर देना है। इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो कि उसको सूखने में टाइम लग जाए और वो फैल जाए। आफ्टर दैट जब आपका फ़िल्टर पेपर अच्छे से सूख जाएगा, आपने थोड़ी देर उसको छोड़ देना है, वो जो मिक्सचर उसके ऊपर आपने डाला है वो सूख जाए। उसकी सूखने के बाद आपने उस फ़िल्टर पेपर को क्रोमेटोग्राफिक टैंक में क्लिपर्स की मदद से हैंग कर देना है। फ़िल्टर पेपर को आपने क्रोमेटोग्राफिक टैंक में इस तरह सस्पेंड करना है कि उसकी एंड सॉल्वेंट के मिक्सचर में खुद को डिप करें अबाउट 5 to 6 मिलीमीटर डेप्थ तक। आफ्टर दैट आपने टैंक को कवर कर देना है और आप वेट करेंगे कि सॉल्वेंट फ्रंट जो है वो स्पॉट से पास हो और सोल्यूट भी उसके साथ डिज़ोल्व करके ऊपर की तरफ मूव करे। जैसे आपको डायग्राम में शो हो रहा है, ये ब्लू कलर का आपको लिक्विड दिखाई दे रहा है, ये मोबाइल फेज़ है यानी कि सॉल्वेंट है। ये सॉल्वेंट जो है पेपर के ऊपर कैपिलरी एक्शन के थ्रू मूव करता है और डिफरेंट हमने जो कलर मिक्सचर है उसको स्पॉट किया हुआ होता है और वो अपने साथ कलर मिक्सचर को भी डिज़ोल्व करके ऊपर की तरफ लेके जाता है। अब हर कलर अपने अपने डिस्टेंस पर जाकर रुक जाता है। पिंक जो है ज़्यादा ट्रैवल नहीं करके गया, जो येलो है उसने ज़्यादा ट्रैवल किया यानी कि उसकी के की वैल्यू ज़्यादा है, पिंक की के की वैल्यू ज़्यादा नहीं है। तो जिस पॉइंट पे जाके आपका सॉल्वेंट फ़िल्टर पेपर पे स्टॉप करता है उस पॉइंट को हम कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट, यानी कि जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है सॉल्वेंट ने उसको हम सॉल्वेंट फ्रंट कहते हैं। आफ्टर दैट आप पेपर को क्रोमेटोग्राफिक टैंक से निकाल देते हैं और निकालने के बाद उसको ड्राई करते हैं और सॉल्वेंट फ्रंट को पेंसिल से मार्क करते हैं। अब कभी कभार तो ऐसा होता है कि जो क्रोमेटोग्राम होता है उसके ऊपर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं कि उसको हम इजीली देख सकते हैं, लेकिन अक्सर जो कंपोनेंट्स के कलर्स होते हैं उसको हम नहीं देख पाते, वो कलरलेस होते हैं। तो अब हम इन कलरलेस मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट को कैसे देखें, इसके लिए हम दो मेथड यूज़ करते हैं। नंबर 1 इस केमिकल मेथड, इसके अंदर हम डिफरेंट लोकेटिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे H2S का यूज़ करते हैं, निनहाइड्रन का, यूरेनिक एसिड का यूज़ करते हैं वगैरह। फिज़िकल मेथड में हम या तो इसको हीट करते हैं या तो डिफरेंट अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के थ्रू हम इन स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये जो रिज़ल्ट है ये डिटर्मिन करता है RF फैक्टर, जिसको हम रिटार्डेशन फैक्टर कहते हैं। ये हमें रेशियो बताता है कि कंपोनेंट ने अपने ओरिजिनल स्पॉट से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है और प्लस जो सॉल्वेंट था यानी कि मोबाइल फेस उसने अपने ओरिजिनल स्पॉट से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। RF वैल्यू का कोई यूनिट नहीं होता और हर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर की एक अपनी स्पेसिफिक RF वैल्यू होती है और RF वैल्यू जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट से रिलेट होती है। क्यों रिलेट होती है, यानी कि जिसकी RF वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि उसकी K वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि उसकी रिलेटिव अफिनिटीज़ टुवर्ड्स मोबाइल और स्टेशनरी फेज ज़्यादा हैं, उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अब जब ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो ज़ाहिर बात है RF वैल्यू भी उसकी ज़्यादा ही आएगी। दैट्स हम कहते हैं कि एक दूसरे से रिलेट करती हैं। अच्छा, अक्सर हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट अमाइनो एसिड्स कह लो या कुछ भी प्रोटीन्स ले लो, उसको हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें से कौन सा क्या है। तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड तो ऑलरेडी पड़ा हुआ होता है कि इसकी ये वैल्यू है, तो जो हमारी RF की वैल्यू आती है, फॉर एग्जांपल उसमें ग्लाइसिन है या एलानिन है, अमाइनो एसिड्स को अगर देखें तो वो अपनी अपनी वैल्यूज़ पे जाके रुक जाती हैं, उनका अपना एक RF वैल्यू होता है। फिर हम स्टैंडर्ड के साथ उसे कंपेयर कर लेते हैं और जब हम उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर लेते हैं तो हमें पता लग जाता है कि इस कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर में एलानिन है या ग्लाइसिन है या वट जो भी कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आप लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सो पेपर क्रोमेटोग्राफी आपको डिटेल में समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।